नमस्कार, आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। 5 दिनों के अवकाश के बाद शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र का छठा दिन हंगामेदार रहा। इस दौरान विपक्ष ने कई सवाल दागे, एक के बाद एक, तो सत्ता पक्ष ने एक एक कर हर सवाल का करारा जवाब दिया। देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस। सदन में गूंजा डाडम हादसे का मुद्दा। डाडम हादसे पर हुआ जोरदार हंगामा। विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग। आपने कहा गोल्डन माइन का कोई मैनेजर बन करके मैं क्या करूं? उसका कोई मैनेजर बने, उसका कोई जीपीए बने, हमारी ओर से गोल्डन माइन है, नौकरी करे बेशक करे, हमें क्या लेना है उससे। हाँ, हमें तो ये पता है कि माइनिंग को हमने सिस्टम से जो दिया, और उस समय अगर ये बोली देने वाले कोई उसके ज्यादा थे, दिल्ली की आते ना नहीं, आपने आज 3 बार बोली होने के बाद रोड में गई। 5 दिनों के अवकाश के बाद शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र का छठा दिन हंगामेदार। सदन में कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार आप धरने से गिरते नहीं हम लोग, क्योंकि हमारा तरीका साफ है। हमारा तरीका साफ है कि हम किसी को इस प्रकार का आरोप कोई हमारे ऊपर लगाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, जिस किसी ने इस प्रकार की मानसिकता से किया होगा उसको ढूंढेंगे और आज से इस काम को शुरू करेंगे। डाडम हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक और जहां सीबीआई जांच की मांग की, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, पहले वो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बेंचेस बनते हैं, मैं स्वयं क्या देखा कि 90 डिग्री पहाड़ कटा हुआ, जबकि 8 और 10 मीटर के अंदर कम से कम 60 डिग्री के बेंचेस बनने चाहिए। 90 डिग्री यूं का यूं एक दिन में कट गया, एक आदमी कट गया। नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनो। जो मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं, लेकिन इतना गंभीर मामला है, बहुत सारे विषय उठे, एक दूसरे पर उंगलियां उठी हैं, तो इसका क्या निकाल हो? कोई आज जो चर्चा हुई इससे तो कोई नतीजा नहीं, क्योंकि जो छोटी मछली हैं वो तो पकड़ी जा रही हैं, बड़ी मछलियों को कोई हाथ नहीं लगा रहा। इसका फिर क्या कैसे होगा? इसका जवाब कैसा होगा? मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हैं, हमारी मांग है इसको सीबीआई को दो, हाई कोर्ट के जज के अंडर को दो, पता लग जाएगा कितना नुकसान है। देने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है, बस बात यह है। बाकी तो जो हो रही छोटी मछलियों तो कितने को पकड़ लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेटियां पहले इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक कमेटी जो पहले डिप्टी कमिश्नर ने बनाई थी, बाद में हमने उसमें रिटायर्ड एक हमारे आईएएस एसएस प्रसाद के अध्यक्षता में वो एसआईटी बन रही, काम कर रही। सुन लीजिए, एक दूसरा माइन सेफ्टी कमेटी गाजियाबाद से, वो अपनी इसके ऊपर पूरी उन्होंने रिपोर्ट बना करके देनी है। उन्होंने अपना इंक्वायरी रिव्यू भी कर लिया, उसको देख भी लिया, उसको जो कुछ रिपोर्ट वो देंगे उनकी एक रिपोर्ट आएगी जो माइन सेफ्टी कमेटी है। और तीसरा हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जिनकी अध्यक्षता में एनजीटी जस्टिस प्रीतपाल, नहीं एनजीटी आखिर वो उसी पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट अभी देनी है। फाइनल रिपोर्ट उनकी अभी तो 4 अप्रैल को उनकी सुनवाई है, और 4 अप्रैल को सुनवाई करने के बाद वो एक रिपोर्ट देगी। तीनों रिपोर्ट आने के बाद हम कोई उस पर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इसमें से कोई क्लियर कट डिसीजन बना या नहीं बना। फिर भी लगता है कुछ कंट्राडिक्शन आएगी तो बड़ी से बड़ी जो भी कोई समिति होगी, बड़े से बड़े एजेंसी होगी, उसको देंगे। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक निश्चित तरीके के साथ देंगे। दबाव में कोई आके कहे कि आज सीबीआई दो, आज ये करो वो करो, सीबीआई को देने लायक केस बनेगा तो जरूर तो वो ही देख रही है। सीबीआई को देने लायक 3 एजेंसी काम कर रही है, एक नहीं 3 एजेंसी काम। बड़ी मछली है कौन सी? 3 एजेंसी काम कर रही है। तीनों एजेंसी की रिपोर्ट आने के बाद जो बड़े से बड़ा निर्णय अगर करना पड़ेगा जरूर करेंगे। हम प्रदेश की जनता में किसी के साथ खिलवाड़ नहीं उड़ देंगे, खिलवाड़ नहीं उड़ देंगे। महोदय, एनजीटी का काम दूसरा है, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसका ये काम नहीं है कौन क्रिमिनल है, कौन सी बड़ी मछली है, कौन सी छोटी मछली है। छोटी मछली को आप पकड़ रहे हो और जिस तरह एचपीएससी में हुआ और तय तक आप नहीं जा रहे। मैं इसका माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होती है। अब आगे सीबीआई इंक्वायरी नहीं करा रहे यार, बैठ जाइए, वॉकआउट करो भाई।
सदन में एक और जहां डाडम का मुद्दा गरमाया रहा, तो वहीं कांग्रेस ने हरियाणा में यूरिया खाद की किल्लत पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। इतनी जबरदस्त जो किल्लत हुई है, इसमें कालाबाजारी हुई है, ये सब जानते हैं। पहली बात तो ये है कि पूरी इनकी व्यवस्था जो है वो इन्होंने रखी नहीं। ये जो है इस तरह से जलेबियां बनाते हैं, बहुत ऐसे सपने जरूर दिखाते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर ये केंद्र से सही समय पर इनका पूरा आंकलन करते और आंकलन के मुताबिक पूरा का पूरा खाद जो है जितनी जरूरत थी बिजाई के समय में वो अगर आ जाता तो ये हालात नहीं होने थे। यहाँ पर कुछ सदस्य ऐसे हैं जो ट्विटर से और अखबारों से राजनीति करते हैं, धरातल पर उनको ज्ञान है नहीं, फील्ड में वो कभी जाते नहीं। पिछले 5 साल का औसत आंकड़ा 10,22,903 मीट्रिक टन यूरिया बिकती रही है। इस साल पिछले 5 साल की औसत है और इस साल हमने 10,83,000 बेची है। उससे 60,000 मीट्रिक टन 12-15 लाख बोरी ज्यादा दी है। एक और जहां कई मुद्दों को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन का छठा दिन दिलचस्प रहा, तो वहीं सदन के बाहर हरियाणा की राजनीति भी दिलचस्प होती जा रही है, जहां 2 विधायक और 2 मंत्रियों ने एक साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद गुरुग्राम से बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल, मालखा से पूर्व विधायक रविंद्र मछरोली समेत पूर्व मंत्री बलबीर सैनी और विजेंद्र बिल्लू ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमण की रिपोर्ट। आइए, सदन में जो गहमा गहमी रही वो क्यों कर रही और कितने और सवाल है विपक्ष के जिनका जवाब देने के लिए सरकार तैयार है और कितनी तैयार है सरकार, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है और कहती रही है कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि जनाब घबराते क्यों हैं, अभी सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। ये सभी बातों को करने के लिए हमें पैनल को मिलवाना होगा। विधु रावल साहब है, प्रवक्ता बीजेपी। प्रोफेसर विधु रावल, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। मनदीप बिश्नोई हमारे साथ प्रवक्ता जेजेपी के तौर पर जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब की यहाँ मदद हो जाएगी। बिश्नोई साहब चूंकि गठबंधन भाई है इनके, बहुत स्वागत है बिश्नोई जी आपका भी। राकेश निम्बराना रोक्की हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़े हैं। राकेश जी आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। रजय कुमार प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। एक एक करके शुरुआत कर देते हैं। डाडम हादसे पर प्रोफेसर साहब, आज तो सीबीआई जांच की मांग उठ गई सदन के भीतर, सदन के बाहर तो पहले भी कांग्रेस उठाती रही है। देखिए, कांग्रेस का पहले दिन से जो मॉडुलस ऑपरेंडी रहा है, जिस प्रकार से वो चलने का काम है, वो हर जांच को धत्ता बताकर अगली जांच की बात करना। पिछली जांच की रिपोर्ट नहीं आई अभी अगली जांच की वो मांग कर रहे हैं। और अभी आपके शायद ही ऐसे किसी मामले में होगा कि एक साथ 3 हाई लेवल जांच डाढम में हो रही है। हम जानते हैं कि डीसी साहब द्वारा बनाई गई एक कमेटी, जिसमें पूर्व हरियाणा के आईएएस और वरिष्ठ आईएएस रहे हैं एसएस प्रसाद, एक कमेटी का वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो जांच कर रही है। एक कमेटी माइंस सेफ्टी कमेटी जो है, जो गाजियाबाद से है, वो इसकी जांच कर रही है। और एक कमेटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके पूर्व में हमारे जज रहे जस्टिस प्रीतम पाल जी, वो जांच कर रहे हैं। तो जब 3 जांच जिस पर चल रही हो, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उस पर चौथी जांच की बात करना, खास तौर पर तब जब 3 जांचों की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद तो कोई जांच की किसी को संतुष्टि ना हो तो जरूर उठा सकता है, लेकिन केवल विषयों को जीवित रखना ये कहकर कि अगली जांच उठाई, जब सीबीआई की जांच की बात होगी तो कहेंगे कि सीबीआई तो केंद्र के अधीन आती है। जब सीबीआई, फिर उसके बाद कहेंगे कि किसी और एजेंसी से करवाएं, किसी और एजेंसी के पास जाएंगे तो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी। दरअसल सारे का सारा खेल जो है, जो गंभीरता है, वो विषय की तह तक पहुंचने की नहीं है। अच्छा, देखिए, ये विषय जो है ये 2013 से चलता आ रहा विषय है। 2013 में किस प्रकार से एक कंपनी को, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, तब एक माइनिंग कंपनी को इन्होंने ठेका दिया था। वो आपस में झगड़ पड़े, या हो सकता है कि एक झूठा नाटक किया हो। यूं करके नाटक करते करते मामला कोर्ट में चला गया।
उसमें एक पार्टनर ने तो इच्छा जताई कि हम इसको करना चाहते हैं, बाकियों ने मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो उससे पूछा गया कि कैसे करेंगे, लेकिन सारा का सारा ये करते 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 ये केवल समय नष्ट हो रहा था। उसके बाद 3 बार इसकी ऑक्शनिंग हुई है। ऑक्शनिंग में जो सबसे बेहतर बिड थी, और हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, हमारे यहाँ हुड्डा साहब का नहीं है कि घर की बही और चाचा लिखनिया, हमारे यहाँ पर ऑनलाइन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिडिंग होती है। 3 बिडिंग हुई, जो हाईएस्ट बिड थी उसमें मिला। सर आप लोग रोजाना ये जो चीजें लेकर आते ना, ये लाते कहाँ से हैं? घर की बही और चाचा लेखनिया, ये कांग्रेस के लिए कहा आपने, नेवराना जी याद रखिएगा। बोलिए सर। हाँ, कांग्रेस की सरकार क्या थी? कांग्रेस की सरकार में क्या होता था? सारे नियम और कानूनों को धत्ता करके किस प्रकार से एक इस तरह की व्यवस्था थी जिसमें जो भी आकर मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर सेटिंग कर जाता था, मुख्यमंत्री के घर पर आकर सेटिंग कर जाता था, वो सेटिंग चाहे किसी के साथ भी हो, मैं नाम में नहीं जाना चाहता, वो किस प्रकार से हुआ करती है, तो मशहूर था हरियाणा के अंदर। ऐसे ही थोड़े इन लोगों को हरियाणा की सत्ता से बेदखल किया गया है। जनता ने जिस प्रकार से इनके प्रति जो नफरत का रूप रहता है वो इसी कारण से तो रहता है। ये तो पूरे हरियाणा के अंदर मशहूर था कि वहां पर डील हुआ करती थी, लेकिन हमने आकर पारदर्शी सिस्टम लागू किया। हम नियम और कानून को मानने वाले लोग हैं और इन्हें नियम और कानून से नफरत है। इसी वजह से हमारा और इनका द्वंद्व ही यही है। जनता इन पर विश्वास नहीं करती, इसलिए तो इन्हें बारंबार विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। उनका छोड़िए, यही तो कारण है। उनको जनता ने पटखनी दे दी है, आपको मौका दिया, लेकिन अब यहाँ आपकी एक ठंडी ठंडी शीतलहरी जो है वो बहने लगी है। हेडलाइन सुनी आपने कि नहीं? मैं पढ़ रही थी। देखिए, आम आदमी पार्टी पिटे हुए मोहरों के साथ आगे बढ़ना चाहती है, तो गुड लक टू देम। उमेश अग्रवाल आपके हो गए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी नाम पर नहीं जाता, किसी नहीं, अभी तो बहुत सारे नाम हैं। मैं किसी नाम पर नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, नाम और भी हैं, नाम मुझे लगता है, लेकिन जाना चाहिए आप लोगों को। लेकिन ये बात लोग बिदकने लगे, जाना चाहिए सर, जाना चाहिए। चलिए, वो आपका मत है ना जी। नहीं, मेरा कहना यह है, जिस पार्टी ने शुरू की थी, आम आदमी पार्टी का नाम रखा, आम आदमी पार्टी, वो आज जो है खासम खास आदमी, और वो भी खासम खास वो जिन्हें अपने समय पर अवसर मिला, लेकिन जो जनता द्वारा नकारे जा चुके लोग हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, उन लोगों को अगर ये उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों के सिर पर ये राजनीति करने का सोच रहे हैं, तो गुड लक टू देम। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी कहां? फिर तो ये खास आदमी पार्टी है। लेकिन कम से कम राजनीति करने से पहले जब हरियाणा के अंदर आए तो 2 विषयों पर जवाब जरूर दे दें। सबसे पहला तो जो आपके टीवी चैनल पर, अनामिका जी, आपके टीवी चैनल पर 2 बार इनकी प्रवक्ता ने कहा और उससे पहले केजरीवाल ने कहा कि SYL के पानी पर हरियाणा का हक नहीं है। ये एक बार नहीं, बारंबार केजरीवाल ने कहा, और अभी 2 दिन पूर्व आपके चैनल पर प्रवक्ता ने कहा। उसी प्रवक्ता ने, डॉक्टर सारिका वर्मा उनका नाम था, उन्होंने इस चीज को दोहराया, उन्होंने दोहराया इस बात को। और ये क्लिप इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है कि वो कहती हैं कि SYL एक नॉन इशू है। और दूसरा विषय, बोल लीजिए। एक दूसरा विषय है, वो ये कहते थे कि हरियाणा के किसानों ने हमारी नाक में दम कर रखा है, हरियाणा के किसानों के कारण दिल्ली के अंदर प्रदूषण होता है। अब जब हरियाणा के अंदर आएंगे, और हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, तो जरूर किसानों को एक बार जवाब देना कि हमने उनकी नाक में दम कैसे कर रखा है। वो अपनी दिल्ली, जिसके अंदर से प्रदूषण बचा नहीं पाए, जिसके लिए 90% प्रदूषण जो है वहां पर, चाहे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से हो, चाहे व्हीकल्स जो चलते हैं उनके कारण हो, चाहे वहां पर अलग अलग तरीके से जो उनकी मिसमैनेजमेंट है। मेरी बात तो सुन लीजिए प्रभु, बजट पर ही हम, बजट पर जो चर्चा सदन के भीतर हुई और जो सवाल उठाए गए, आगे विपक्ष की तैयारी और आपके जवाब पर ये डिबेट है। लेकिन इस बीच में जो ये आपकी आंधी पड़ोसी राज्य में आई है ना, उसकी जो हवा यहाँ पर बहनी शुरू हुई, तो हमने उसको भी इसमें सम्मिलित कर लिया है, इसीलिए आप प्रवक्ता को भी बिठाया है। राकेश निमराना का फ्रेम मिलना बंद हो गया, इसलिए मैं पहले कुमार साहब आपके पास आती हूँ, आप इनका जवाब दे दीजिए, फिर मैं कांग्रेस के पास आगे बढ़ूंगी। बोलिए। अनामिका जी, बोलिए।
जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं पारदर्शिता जैसे ये ढोंगी शब्दों का इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये कहते हैं कि एक्वाइल के पानी के ऊपर पारदर्शिता आम आदमी पार्टी के लिए एक ढोंगी शब्द है, नोट किया जाए। पारदर्शिता ढोंगी शब्द है, आपके लिए ढोंगी शब्द है। मैंने कहा बीजेपी के लिए ढोंगी शब्द, बीजेपी ने इसका इस्तेमाल ढोंग करने के लिए। आपने कहा पारदर्शिता आप पारदर्शिता शब्द के साथ पारदर्शिता ढोंगी पार्टी के सदस्य केंद्र और हरियाणा में सरकार है भाई साहब। 5 साल पहले 5 साल पहले आप शब्दों का खेल खेलना बंद कर दीजिए। जनता केजरीवाल के लिए इंटरनल लोकपाल वाले लोगों के लिए मैं आपके बीच नहीं बोला, इंटरनल लोकपाल द्वारा सोमनाथ भारती को, जितेंद्र तोमर को, संदीप कुमार को देने वालों के लिए आप रुक जाए, बोलिए कुमार साहब, बोलिए बोलिए महाराज। अनामिका जी, एसवाईएल का 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके अनुसार उसमें अमेंडमेंट कौन करेगा? केंद्र में और हरियाणा में। ठीक है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। तो एसवाईएल का किससे पूछा जाएगा? एसवाईएल का। और ये झूठी बातें फैला करके आज जनता को बहका लेंगे। जनता समझ चुकी है इनके ढोंग को, और जो ये शब्दों का खेल करते हैं इनको समझ चुकी है। साथ ही प्रोफेसर साहब ने कहा घर की बही काका लिखनिया, घर की बही काका लिखनिया अपने लिए बताते हैं। ये खुद सरकार नहीं है, घर की बही चला ली उन्होंने, घर की बही काका लिखनिया है। और एसवाईएल जैसे मुद्दे पर ये लोगों को भटकाना चाहते हैं। खास आदमी पार्टी का जवाब दीजिए, केंद्र और हरियाणा में पार्टी का जवाब दीजिए। उससे पहले पंजाब में भी अकाली के साथ आपकी एसवाईएल पर आप रिपीट कर रहे हैं सर, ये तीसरी बार बोल रहे हैं आप एसवाईएल पर बार रिपीट ना करें, रिपीटेशन नहीं। खास आदमी पार्टी हो गई है, ये आम आदमी पार्टी कैसे रही? इन्होंने तो उन लोगों को चुना जो खास है, तो खास आदमी पार्टी पर जवाब दीजिए। हाँ अनामिका जी, ये भाजपा के सारे कार्यकर्ता की चिंता है। ये अपने साथियों को जब रोक नहीं पा रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि नीति और नीयत से कौन सरकार चला रहा है। दिल्ली में आम आदमी के मुद्दे पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर काम किया गया है, और पंजाब में अब उसी मुद्दे पर काम किया जाएगा। ये समझते हैं इस बात को। इनके साथी जो हैं वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो एक इनकी खिन्नता है, इनको डर है, इनको भय है, इनकी खिन्नता है। नोट कर लीजिएगा प्रोफेसर साहब आपकी बारी में। बस ठीक है, राकेश मुमराना है क्या? राकेश जी का फ्रेम मिल रहा है? राकेश जी चलिए, जब तक ये दोबारा जुड़ते हैं मैं आगे बढ़ूंगी। और जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है मनदीप बिश्नोई साहब। मनदीप जी, सदन के भीतर विपक्ष की भूमिका पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग बार बार कह रहे थे कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लंबी फहरिस्त लेकर विपक्ष बैठा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि आ जाइए मैदान में। अभी तो बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, कांग्रेस जब भी कोई इस प्रकार की बात करती है और वो सार्थक बहस ना करके उससे वॉकआउट कर जाती है। आवाज उठाएंगे। उन्होंने एक मुद्दा बना करके कि सीबीआई जांच की मांग करके, अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि उसकी जांच जो है, उसकी एक जांच, एक कमेटी की जो जांच है वो रिटायर्ड जस्टिस कोतमपाल जी कर रहे हैं। तो जब एक रिटायर्ड हाईकोर्ट का जस्टिस उसकी जांच कर रहे हैं, तो एक बार उस जांच की रिपोर्ट की इंतजार करनी चाहिए थी और सार्थक बहस में हिस्सा लेना चाहिए था, ना कि उसको वॉकआउट किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी जांच आने के लिए जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी दे देंगे। दुष्यंत चौटाला, वीपी सिंह साहब से जो भी उनके विभाग से मुद्दे हैं, सरकार पार्टन से जो भी उनसे सवाल पूछे गए, बड़े विस्तार से उन्होंने एक एक चीज को बारीकी से सदन के पटल पर रखा। चाहे वो महेंद्रगढ़ शहर में नया हाईवे बनाने की लेकर हेवी व्हीकल का लॉन्ड्री शहर पर कम करने की बात हो, हिसार, तोफान, बारडा, सतनाली, महेंद्र, कलिना, रेवाड़ी की जो टीएमसी से जो प्रस्तावित हाईवे बनना है उसकी बात हो, चाहे कहीं चूचकवाद से गांव बहुत लगे तो 34 करोड़ की प्रसाद। आप लोग ये बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी सदन के पटल पे गीता भुक्कल गड्ढों में सड़कें ढूंढ रही थी। मैं उसी पर बात रहा हूँ कि कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन स्कूल, कॉलेज, गांव में 4 लेन बनाए जाने के प्रस्ताव पास में, स्ट्रीट लाइटें लगाने की बात की है, सूचकवाद, झज्जर मार्ग के नवीनीकरण की बात हो रही है। और यहाँ तक कि जैसे ही संसद का सदर
स्थगित किया गया आज का, माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने, जिस विभाग के मंत्री हैं, पीडब्ल्यू विभाग के उच्च अधिकारियों के और संबंधित जिला उपायुक्तों को साथ लेकर के उन्होंने अपनी मीटिंग बुला करके इसको किस प्रकार से क्रियान्वित करना है, उनकी मीटिंग बुला करके तैयार कर ली। यहाँ कांग्रेस के लोगों की तरह नहीं है कि वो ऐशो आराम करने के लिए सत्ता प्राप्त करते हो। माननीय दुष्यंत चौटाला जी जितना समय विधानसभा सत्र के दौरान अपनी हाजिरी लगाते हैं, वो उसके बाद वो पब्लिक में जाकर के उस समस्या को जानते हैं, उन समस्याओं को जान पहचान करके सदन के पटल से, सदन के माध्यम से उसको पूरा करवाने का काम भी करते हैं। और इसका सच्चा और सीधा उदाहरण यही है कि वो संसद सदन के इसके विधानसभा के सत्र के अंदर भी पूरा समय लेते हैं, पूरी जवाबदेही जो उनकी सरकार की तरफ से तय है उसको वो पूरा करते हैं। साथ ही साथ संबंधित जो विभाग हैं उनकी तुरंत मीटिंग लेकर के उनको क्रियान्वित करने की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। ये कांग्रेस के लोग केवल और मात्र राजनीति करने के लिए अपनी बात कर रहे हैं। ये सार्थक बहस में हिस्सा लेने की बजाय सिर्फ इधर उधर की बातों में वक्त जाया करते, सदन का वक्त भी जाया करते, और जब इनको पता लगता है कि कोई जवाब आपके पास है नहीं, कोई सवाल आपके पास है नहीं, कोई समस्या, कोई मुद्दा आपके पास है नहीं, अरे कमाल है, बिना सवाल के जवाब थोड़ी ना दे रहे हैं आप लोग, बिना सवाल के थोड़ी जवाब दे रहे हैं। गीता बुक्कल जब गड्ढों में, एक सेकंड सर आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, हम देख रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। आप मेरे को बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए। गीता बुक्कल जब गड्ढों में सड़कें ढूंढ रही थी, डिप्टी सीएम साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा किसानों से, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया था कि रोजाना हादसे हो रहे हैं, सड़कों की हालत बदहाल है, सड़कें खराब है। डिप्टी सीएम साहब उठे और उन्होंने कहा कि किसानों से जमीन मिलते ही हम काम 4 लेन का काम शुरू करवाएंगे। तो ये जमीन कब तक मिलेंगी और इसमें कितना लंबा वक्त लगेगा, कितना समय लगने वाला है, इस पर भी तो बोलेंगे आप। देखिए, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि छुच्छकवास और गज्जर मार्ग के नवीनीकरण का काम भी जल्द शुरू होगा। हाँ, मैं छुच्छकवास पे आई रही थी, यहाँ बोलिए। हर हाल में वो काम शुरू होगा और उसको लेकर के देखिए, आज संसद का विधानसभा का सत्र जैसे ही स्थगित हुआ, उसके जस्ट बाद उन्होंने अपने विभाग की मीटिंग बुला ली और इस पर क्रियान्वयन करने के लिए काम प्रारंभ कर दिया। ये वो नेता है, ये ऊर्जावान नेता है जो 24 घंटे जनता के लिए लगा रहता है। ये कांग्रेस के लोगों की तरह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जन समस्याओं को दूर करने के लिए और जनता की सेवा की। एक एक करके, चूंकि ढेर सारे मुद्दे उठाए गए थे, बीच में अगर आप लोगों ने बोल दिया तो उस पर मैं जरूर जवाब ले लूंगी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि डिबेट के दरमियान एक एक मुद्दे पर हम बात कर ले, क्योंकि बीच बीच में हमने देखा है सदन के भीतर भी काफी तीखी नोकझोंक और बहस भी हुई। विपक्ष की तरफ से किरण चौधरी ने तो ये भी आरोप लगाया बोलने नहीं दे रहे, उन लोगों को ज्यादा वक्त दे रहे हैं जो सत्ता पक्ष के हैं और हमें वक्त नहीं दे रहे हैं। खैर, स्पीकर जरूर कह रहे थे कि आप काउंट कर लीजिए समय को, पर इसमें बाद में चले जाएंगे। राकेश निम्राना जवाब दे दीजिए। सवाल मेरा था जेजेपी प्रवक्ता से कि सड़कों की बदहाली का जो आप लोगों ने जवाब दिया उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं दिख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, जो सड़कें हैं हमारी, चाहे वो अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं चाहे ग्राउंड लेवल की हैं, वो सड़कों का बदहाली पूरी की पूरी तरीके से वो उनको मिसमैनेजमेंट तरीके से बनाएगा। जो करनाल से असंध का रोड बनाया गया उसके अंदर क्या किया गया, पहले नाले बनाया गया, नालों को बीच बीच में से खुला छोड़ दिया गया, जिससे बरसात का जो पानी आया वो कृषि जो हमारे किसान हैं उनके खेतों में चला गया। आगे आपका नाला बना हुआ है, उसके अंदर सफेदे खड़े हुए हैं, उसके अंदर खंभे खड़े हुए हैं। तो नाला तो आपने बनाया लेकिन उसका कोई उपयोग ही नहीं हो पाया। तो इस तरीके से पता नहीं सरकार कैसे तो उनको अप्रूवल दे रही है, कैसे वो जो टेंडर किए गए हैं बार बार उन्हीं कंपनी को दिए जा रहे हैं। पता नहीं इसके अंदर कहाँ वो एक दिक्कत आ रही है। इस दिक्कत को हरियाणा सरकार को मुख्यतः देखना चाहिए और उनको उसकी क्वालिटी का एक मुख्य जायजा लेना चाहिए, तभी आप किसी टेंडर को बार बार टेंडर दीजिए और उस टेंडर को अप्रूवल तब कीजिए जब वो सुचारू रूप से पब्लिक की सेवा के लिए बाध्य हो, मतलब लगाया जाए। प्रोफेसर साहब, मैं देख रही हूँ आप प्रवक्ता बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर यहाँ पर कमाल खेला जा सकता है। प्रोफेसर साहब बोलिए बोलिए। देखिए, ये बीच बीच में अलार्मिंग है आपके लिए ना, आम आदमी ये अलार्म क्लॉक है आपके लिए बीच बीच में। आप लोग भलके हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये हल्की पार्टी दिखी नहीं पंजाब में। नहीं, मूल्यों से तो बहुत हल्की है। जो लोग देशद्रोहियों के साथ जाकर, आज हम देख रहे हैं कई जगह पर किस प्रकार के नारे लग रहे हैं इनके जश्नों में, किस प्रकार के खुले तौर पर है, सोशल मीडिया पर है, मैं उसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता।
मुझे लगता है डिबेट डिरेल हो जाएगी। नहीं, दोनों विषयों पर है। मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया प्रभु, मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया बजट सेशन पर भी हम रहेंगे। क्या कुछ सदन में रहा, आगे आपकी तैयारी और विपक्ष की तैयारी, ये मुख्य होगा। और इसके साथ भाई हवा तो बह रही है, जा रहे हैं लोग आम आदमी पार्टी के साथ, उसमें आपके उमेश अग्रवाल भी थे, कई सारे और नाम थे, वो भी है, दोनों है, दोनों पर बात करेंगे। बोलिए बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि किस प्रकार भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगते हैं, उद्घोष लगते हैं जी। आज जब पंजाब के अंदर इन्होंने अपना एक शो किया, वो शो किस प्रकार का था उस पर भी करें, और वहां किसके जिंदाबाद के लगे, इसी प्रकार के नारे, अलग तरह के नारे लेकिन इसी प्रकार के नारे हमने जेएनयू के अंदर भी सुने, जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे करने वालों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हुए थे। आज पंजाब में जब इनके पास सत्ता आई है, पंजाब में जब इनके साथ सत्ता आई है, तो ये कौन से स्थान की जिंदाबाद कर रहे हैं, एक बार इनसे पूछ लीजिए। ये सोशल मीडिया पर आज वायरल है। लेकिन आपने कहा चलिए बजट पारदर्शिता वाली बात पर इन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी के जी नहीं, अभी एक बार वो पारदर्शिता वाली बात मुझे पूरी करते दीजिए। पारदर्शिता क्योंकि ढोंगी शब्द लगता है, आम आदमी पार्टी को पारदर्शिता ढोंगी लगता है, तभी उन्होंने एसवाईएल पर जलेबीदार घुमावदार जवाब दिया। एक बार ये नहीं कहा कि उसके पानी पर हरियाणा का है या नहीं, हाँ या नहीं कहा। लेकिन ये पारदर्शिता के लिए जो इंटरनल लोकपाल लेकर आए थे, ये कहते थे कोई भी मामला होगा उसकी हम अपनी इंटरनल लोकपाल, आंतरिक लोकपाल से जांच करेंगे। आंतरिक लोकपाल से जांच करने के बाद इनके मंत्री जितेंद्र तोमर जो हैं, जिनकी डिग्रियां फर्जी थी, आंतरिक लोकपाल ने उसको क्लीन चिट दे दी, 24 घंटे में दे दी। संदीप कुमार जो गरीब महिलाओं के साथ राशन कार्ड कांड कर रहे थे, उनको क्लीन चिट दे दी इनके आंतरिक लोकपाल ने, बाद में उनको सजा होने वाली है। अभी बहुत सारे सवाल है। सोमनाथ भारती, कुमार साहब आप नोट कीजिए, सोमनाथ भारती सोमनाथ, हाँ नोट करने लायक है चीजें, कुमार साहब नोट करने लायक है। सोमनाथ भारती जो जिनकी गर्भवती पत्नी ने ये शिकायत की कि वो उनको कुत्तों से कटवाते हैं, गर्भवती पत्नी को कुत्तों से कटवाते हैं। राखी बिडलान जो बच्चों की टेनिस बॉल जो है उनकी गाड़ी पर लग गई, उस पर एफआईआर करवाने चली गई। वो सितेंद्र जैन जिनकी एक मीडिया हाउस ने जांच करके कहा कि वो अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर पोर्न साइट्स चलाते हैं, इस पर जवाब तो देंगे। लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है, इसका जवाब तो कम जरूर दे देना। ये डॉक्टर सारिका वर्मा, एक स्पेसिफिक सवाल है जी, ये नहीं एक स्पेसिफिक सवाल है, इस पर जरूर जवाब लेना। ये डॉक्टर सारिका वर्मा जो है आम आदमी पार्टी हरियाणा की सदस्य हैं या झूठ बोलकर टीवी चैनल पर आती हैं, ये जरूर जवाब दे देना। डॉक्टर सारिका वर्मा जी के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने नहीं जानता उनको, आप बता देना। चलिए बजट सेशन पे आ जाइए। अभी हमने सड़कों की बात की थी। हर प्रकार के गतिरोध को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि एडहॉक कमेटीज बनाएगी, जिनमें से एक कमेटी के अध्यक्ष तो खुद गीता बुक्खल जी हैं, उनको भी एक का अध्यक्ष बनाया। और हम चाहते हैं कि बजट की अच्छे तरीके से बजट पर चर्चा हो, ये कमेटीज में चर्चा हो और आकर ये कोई और बेहतर सुझाव ला सके। हम एक पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, इसलिए ही तो ये कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस का जिस प्रकार से राजनीतिपूर्ण रवैया रहा है, और मैं राजनीतिपूर्ण एक नकारात्मक सेंस में कह रहा हूं, राजनीति अच्छी चीज होती है, लेकिन केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी जैसे इसको बुरी चीज बना देते हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है प्रोफेसर साहब, केवल विपक्ष का आरोप है कि आप सुझाव सुनते कहाँ हैं? आप सुझाव मांगते लेकिन आप सुझाव सुनते नहीं। डाडम पे सीबीआई जांच की मांग की तो सीएम साहब ने कहा कि 3 कमेटियां ऑलरेडी जांच कर रही हैं, हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। क्या वजह है कि विपक्ष को आपके उन 3 कमेटियों पर भरोसा नहीं, वो सीबीआई जांच चाहते हैं? क्योंकि विपक्ष की नियत जांच करवाने की नहीं है, तमाशा खड़ा करने की है। मकसद जो है हल्ला मचाने का है, मकसद न्याय करवाने का, न्याय दिलवाने का नहीं है। नहीं तो वो बताते कि इन 3 कमेटियों में क्या विसंगति इनको लगी, क्या दिक्कत लगी, नहीं बताया। लेकिन 3 कमेटियां जांच कर रही हैं, चौथी और कर ले, फिर 5वीं मांग करेंगे, फिर 6ठी कहेंगे, फिर कहेंगे कि भाई एक कोई अंतरराष्ट्रीय कमेटी जांच करनी चाहिए। ऐसा भी काम कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी तो इससे खास तौर पर वाकिफ है किस प्रकार से ये अंतरराष्ट्रीयकरण करते हैं भारत के विषयों का।
भारत की छवि को जिस प्रकार से खराब करते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो ये एक तरह से चरित्र रहा है, तो फिर हम इन पर क्यों विश्वास करें? इनकी किसी भी बात पर क्यों विश्वास किया जाए? प्रदेश की जनता इन पर विश्वास नहीं करती, देश की जनता इन पर विश्वास नहीं करती, कोई कारण ही नहीं है कि कोई और भी करे। ठीक है, राकेश निमराना। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनसे सबसे पहले एक बात ये पूछना चाहूंगा कि एसवाईएल का मुद्दा उन्होंने उठाया। इस बजट के साथ साथ पिछला जो बजट आया था, उन्होंने उस बजट के अंदर 100 करोड़ का जो बजट रखा था एसवाईएल के लिए रखा था। तो कृपया प्रिया बंधु आप बताइए कि 100 करोड़ रुपया आपने कहां लगाया? एसवाईएल पूरे हरियाणा में हमने तो कहीं खुदती हुई देखी नहीं, हमने तो कोई पानी उसमें आता हुआ देखा नहीं। तो वो 100 करोड़ रुपया आपने खर्च कहां किए? आपने बजट से तो पैरेलल उसको निकाल लिया लग कि 100 करोड़ रुपया हम एसवाईएल पे खर्च करेंगे, लेकिन उस खर्च करने से किसानों को फायदा क्या हुआ? वो गया कहां? मनदीप जी, हेलो, जवाब दीजिए। हेलो, एसवाईएल पर बोलिए सर। राकेश जी को सुना आपने कि नहीं? बोलिए। बोलिए। क्या कह रहे थे? मैं इनकी आवाज सुन नहीं पाया था। एसवाईएल को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, कहाँ खड़े हैं अभी आप लोग एसवाईएल के मुद्दे पर? देखिए, एसवाईएल पर जो कार्रवाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की राकेश जी फिर से कोट कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए। अरे सुनिए ना महाराज, एक बार और सुनिए। राकेश जी के अकॉर्डिंग राकेश जी कोट करें आप जो बोल रहे हैं। किया जाएगा। मनदीप बिश्नोई, सरकार मनदीप बिश्नोई मुझे सुन रहे हैं आप? शायद मेरी ऑडियो नहीं जा रही। जनता को एसवाईएल का पानी मिले, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, प्रयासरत है और उस चीज पर बड़े अच्छे से काम हो रहा है। अरे राकेश जी पूछिए, आप बोलिए। इस समस्या का समाधान हो। राकेश रजय कुमार आप रुके जरा, आप रुके। मैं अपने प्रिया बंधु से ये पूछना चाहता हूं कि पिछले बजट में जो 2021-22 का बजट था, उसके अंदर 100 करोड़ का बजट मुख्य रूप से एसवाईएल के लिए रखा गया था। तो एसवाईएल का जो 100 करोड़ का बजट रखा गया था, वो बजट कहाँ खर्च हुआ, कहाँ उनसे 100 करोड़ कहाँ गए एसवाईएल वाले? वो आम आदमी पार्टी से साहब कुछ इन्हें भी बोलने दीजिए। हाँ, मुझे पता है आपका होमवर्क तगड़ा है। ये खाने खिलाने का काम तो कांग्रेस के लोग कर सकते हैं। अरे 100 करोड़ की बात कांग्रेस ने नहीं कही थी। खा गए। और वीरेंद्र सिंह जी, इनको तो 100 करोड़ याद रहते हैं क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी थे कांग्रेस में। उन्होंने एक बार कहा था कि कांग्रेस में तो राज्यसभा का सांसद बनने के लिए 100 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, तो इनके पास तो 100 करोड़ खाने खिलाने की बात होगी। ये क्या जवाब हुआ मनदीप जी? पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम कर अरे रही महाराज, है। ये क्या जवाब हुआ? ये क्या? जो फंड जिस चीज के लिए रखा गया है वो उस चीज पर खर्च हो रहा है और उस पर खर्च किया जा रहा है। निश्चित तौर पर रही है हरियाणा प्रदेश के किसानों को एसवाईएल का पानी मिलेगा। उसकी खुदाई कहाँ तक नहरें बनी, कहाँ तक आपने बांध बनाए, कहाँ तक आपने किसानों कर रही है। राकेश क्या कह रहे हैं? आवाज उठाइए। उसके परिणाम जो सामने आएंगे। तो कुछ कह रहे थे राकेश जी? मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ कि 100 करोड़ रुपए आपने जो खर्च किया है, जहां पे आपने नहरें का जाल बिछाया होगा, जहां पे आपने नहरों से आपने जो छोटे नाले बनाए होंगे, उनका आप मैप दिखा दीजिए कि 100 करोड़ रुपया कहां खर्च हुआ। पानी तो जब आएगा देखा जाएगा। बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन अगर मनदीप बिश्नोई एक टीवी चैनल पर बैठकर ये बोल रहे हैं कि हम उसी योजना के लिए खर्च कर रहे हैं, सर आप आरटीआई भी लगा सकते हैं सरकार से, तो बिल्कुल आप जवाब मांगिए, हक बनता है। प्रोफेसर साहब, एसवाईएल के 100 करोड़ कहाँ गए? ठीक है बिश्नोई साहब, ठीक है। प्रोफेसर साहब काफी देर से हैंड रेज कर रहे थे, मुझे लगता है कि आपको पता है कहाँ गए। देखिए एसवाईएल के बारे में अगर राकेश जी जानते हैं तो इतना हल्का सवाल ना पूछते हैं। हल्का सवाल इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि एसवाईएल का विषय अभी अनसुलझा विषय है। ये सुलझा इसलिए नहीं है क्योंकि जब राकेश जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी जब हरियाणा पर शासन करती थी तो वो बेशक जनता के बीच में जाकर कुछ भी कहती हो, उसने 11 वर्ष तक कोर्ट में सुनवाई ही नहीं होने दी। एसवाईएल विषय पर, एसवाईएल की फाइल पर किस प्रकार से धूल जमाई लेकर के आया। जब पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, जब केंद्र, राकेश जी बीच में नहीं बोलना चाहिए, अनामिका जी एक बार तभी तो ज्ञान आएगा ना, नहीं तो फिर इस प्रकार के सवाल पूछते रहेंगे। सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। राकेश जी आप प्रोफेसर साहब बोलिए। इंतजार करें कुमार साहब, इंतजार करें, मैंने देख लिया। प्लीज। तो हम अक्टूबर 26, 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती है।
हम पहली ही सुनवाई इसकी जनवरी 2015 में रखवाते हैं और जुलाई 2015 तक एक हम नोटिस करवा देते हैं। जुलाई 2016 एक वर्ष बाद तक हम एक अंतरिम आदेश ले आते हैं जो कि पंजाब को बाध्य करता है कि वो इसमें या तो आए नहीं तो एक्स पार्टी हो जाएंगे। 2017 की फरवरी तक हम ये तय करवा देते हैं कोर्ट से कि इसकी सारी आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाएंगी और अक्टूबर 2017 तक हम अपने हक में फैसला करवा लेते हैं जो कि 50 साल में नहीं हुआ। 1966 में हरियाणा बना था। 51 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने केवल 3 साल की मेहनत के अंदर कोर्ट से अपने हक में निर्णय लिया। हमारे वकीलों की फौज ने, हम लोगों ने इस प्रकार की तैयारी की क्योंकि हम केवल आपकी तरह जमा खर्च नहीं करते। इसके बाद भी उन्होंने, पंजाब की सरकार ने जब अपने वहां पर, जब कांग्रेस की पंजाब की सरकार, नोट करने की बात है, इन्होंने वहां पर अपनी असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन लाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को धत्ता बता दिया। उसके बाद भी हमने जाकर सुप्रीम कोर्ट में उस विषय को लेकर गए और एक कॉन्करेंट कमेटी बनी जिसमें केंद्र सरकार को इसके अंदर शामिल किया गया। पंजाब की सरकार निरंतर, कांग्रेस की पंजाब की सरकार, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, निरंतर ये इस कमेटी में आने से बचती रही और अब कोर्ट का अंतरिम आदेश ये है कि इसके अंदर तुरंत की तुरंत कार्रवाई हो। अब जो 100 करोड़ का आप पूछ रहे थे, वो 100 करोड़ अगर 100 की बजाय 1000 करोड़ भी लगने होंगे, 1 लाख करोड़ भी लगने होंगे, तो भी हरियाणा के 45% हिस्से को पानी देने का जो पोटेंशियल रखती है वो एसओएल की नहर, जिसके लिए हरियाणा का 45% हिस्सा सूखा है। हरियाणा के किसान त्राही मांग कर रहे हैं। हम हर वो काम करेंगे जिससे एसओएल का पानी हरियाणा के किसान को मिले, जिस प्रकार से हमारी प्रतिबद्धता की हरियाणा के किसान के पास पानी पहुंचे। हमने अंतिम टेल तक, अनामिका जी, अंतिम टेल तक हमने पानी पहुंचाया है। ठीक है कुमार साहब, एक बार सारिका वर्मा जी का जरूर जवाब आम आदमी पार्टी से लेकर दे रहे जवाब। सारिका वर्मा कौन है? प्रोफेसर आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो एसवाईएल के डिसीजन के ऊपर, नहीं, सारिका वर्मा कौन है? अरे ये सारिका वर्मा कौन है जो टीवी चैनल पर आकर कह रही है ये एसवाईएल का ही विषय है। एसवाईएल के ऊपर ही सारिका वर्मा कह रही है, एसवाईएल पर ही सारिका वर्मा कह रही है कि इट्स अ नॉन सीरियस इशू। बोले दीजिए, बोले। ये कौन है सारिका वर्मा? बता दो दीजिए कौन है ये सारिका वर्मा? भाई साहब, सारिका वर्मा मुद्दा नहीं है। अरे आपके लिए है, आपकी प्रवक्ता टीवी चैनल पर बोल रही है। आप अपनी बात बोलिए। तो ये जवाब नहीं देगा, इसका मतलब जवाब नहीं देगा। आप सारिका वर्मा का नाम बताकर जवाब दीजिए। कैप्टन साहब का रेड कार्पेट पे स्वागत कर रहे थे आप, जिन्होंने, अरे एसवाईएल सारिका वर्मा है कौन? ये अगर ये डिबेट डिरेल हुई, मैं आप दोनों का खड़े डाउन करके आगे बढ़ जाऊंगी। कुमार साहब अपनी बात बोलिए, अपनी बात बोलिए। रेड कार्पेट ब्लू कार्पेट मत बिछाइए, अपनी बात बोलिए, बात पूरी कीजिए प्लीज, भूमिका नहीं। जो आप ये वीडियो की एडिटिंग करने में माहिर हैं, ये अब चलेंगी नहीं भाई साहब। अब मुद्दा चलेगा शिक्षा पर, अब मुद्दा चलेगा लोगों के ये टीवी चैनल, इसी टीवी चैनल पर बोलकर गई है, यही रिकॉर्ड निकाल देंगे। नौकरी नहीं बिकेंगी, 2 दिनों से वायरल हो रहा है उनका बयान इसी टीवी चैनल का। नौकरियां नहीं बिकेंगी। नहीं, क्या है प्रोफेसर साहब, जो अरे ये कैसी बातें चल रही है? अनामिका जी ऐसी डिबेट करवाएंगे आप? चलिए अनामिका जी, आपकी डिबेट पर किस प्रकार से कुमार साहब हो गया, खड़े नीचे कीजिए। प्रोफेसर साहब, किरण चौधरी को सुन रही थी मैं बहुत गौर। अनामिका जी, ये सारिका वर्मा जी का पता करवा के बता दीजिए कौन है ये। अब बोले तो दीजिए, आप बोलने भी नहीं दे रहे ना। ये कुमार साहब, एक बार सारिका वर्मा का पता वेरी क्लियर सर, आप मुझे बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कह रही हूँ शांत हो जाए तो हो जाए। आपसे सारिका वर्मा पूछा जा रहा है, आप कैप्टन साहब के लिए कारपेट की बात कर रहे हैं। कुमार साहब, ये क्या जवाब हुआ? अरे अब कहाँ पहुँच गए महाराज? सारिका वर्मा पर बोलिए, एक लाइन में बोलिए, इतना ज्यादा टाइम नहीं है। चलिए, सारिका वर्मा कोई नहीं है, बात खत्म। कौन है ये सारिका वर्मा? वो कह रहे कोई नहीं है, वो कह रहे इसका मतलब आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। बात खत्म। कुमार साहब हो गए। नहीं, वो प्रवक्ता नहीं है क्या? खाद को खा गए, पेड़ को खा गए, पहाड़ को खा गए, ये मुद्दा भाई साहब। कौन खा गया पहाड़? कौन है?
कौन खा गया? अनामिका जी, ये भाषण क्यों दिलवाया जा रहा है? कौन खा गया पहाड़ इसका इस को? डिबेट से क्या मतलब है? कौन खा गया पहाड़ को? पहाड़ का 2016 में निर्णय आया। अनामिका जी, मुख्यमंत्री की सहमति के बगैर ये घोटाला हो ही नहीं सकता। क्या कार्रवाई की आपने? चलिए ठीक है, हो गया। इसका जवाब दे दीजिएगा कि सीएम के शाह के बिना घोटाला नहीं हो सकता। बस हो गया सर, कुमार साहब हो गया। कड़ा नीचे रखिए अभी। प्रोफेसर साहब, सीएम के शाह के बिना घोटाले नहीं हो सकते, इसका जवाब आप दे दीजिएगा इनको, और साथ में मेरा सवाल भी नोट कीजिए। बहुत गौर से किरण चौधरी को सुन रही थी, जिन्होंने ये कहा, चूंकि आप लोग ही चाह रहे थे, आप ही ने ये शुरुआत भी की कि बजट के बाद, चूंकि विधायक कह रहे थे कि हम उसी दिन नहीं चर्चा कर सकते, पढ़ना पड़ता है, आपने पढ़ने का मौका दिया। किरण चौधरी कह रही हैं पढ़ने के बाद कि ना तो पिछले बजट का इसमें समीक्षा रखा आप लोगों ने, ना वर्तमान के लिए कुछ नीतियां हैं, आप लोग भविष्य के लिए कोई योजना भी लेकर नहीं आए, मक्कड़ जाल आंकड़ों का पेश कर दिया, कहा कि अच्छा बजट है। जवाब दीजिए। क्योंकि पहले जवाब मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दे दीजिए, छोटा छोटा हम एक छोटा सा ये जानना चाह रहे हैं कि ये कोई सारिका वर्मा, मैं बहुत छोटा रखा, बहुत 30 सेकंड में खत्म कर दीजिए। नाम की महिला सारिका वर्मा को, ठीक है। सारिका वर्मा मुद्दा नहीं है, सारिका वर्मा मुद्दा नहीं है। कुमार साहब, मैंने अरे है या कौन है? आप जानते नहीं क्या उन्हें? आप कहो कि मैं नहीं जानता। अभी सारिका वर्मा मुद्दा नहीं है। कुमार साहब, क्या आप बीजेपी प्रवक्ता है? मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। जो बोले बीजेपी प्रवक्ता बोले, अगर कहे तो हम एडिट कर देते हैं नाम। नहीं, हम नहीं लेंगे इन्हें। बोलिए, हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे इन्हें। अच्छा बोलिए। आपके जा रहे हैं ना उधर, आप नहीं लेंगे, वो ले रहे हैं। आपके जा रहे हैं ना महाराज? नहीं, हमारे नहीं जा रहे, हमारे नहीं जा रहे। उमेश अग्रवाल कौन है? हमने तो जिन मोहरों को पिटा हुआ मानकर छोड़ दिया, उन्होंने अपना लिया। चले, हमने जिन मोहरों को पिटा हुआ मानकर छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, उनको ले रहे हैं। नहीं, इनके लिए वो वही है कुमार साहब, इनके लिए वो वही है जिनसे कल तक आपकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी। इनके लिए वो वही है, इनके लिए। अरे महाराज, सुना भी कीजिए आप। कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप थोड़ी ना चलेगा। इनके लिए वो वही है जिनसे कल तक आपकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी। आम आदमी पार्टी, आगे बढ़िए। प्रोफेसर साहब बोलिए। किरण चौधरी पर अनामिका जी आगे बढ़ना चाहिए। किरण चौधरी पर जवाब। किरण चौधरी पर, मैं किरण चौधरी पर भी डिबेट दूंगा और जवाब दूंगा, और साथ साथ आपके दर्शकों के बेनिफिट के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा, जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूं, ये सारिका वर्मा कौन है। ये हरियाणा न्यूज एक प्रतिष्ठित चैनल है। उस प्रतिष्ठित चैनल पर जिस दिन चुनाव का विश्लेषण हो रहा था, उस दिन शाम को 5 बजे मेरे साथ एक डिबेट में सारिका वर्मा जी बैठी थी। उससे अगले दिन फिर एक सारिका वर्मा, जो कि खुद को रिप्रेजेंट कर रही थी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बोलकर, अभी बीच में नहीं बोलो, अभी अपनी मक्कारी के अंदर रखो। ये मक्कारी नहीं चलेगी यहाँ पर, ये चलाकी नहीं चलेगी, ये चलाकी नहीं चलेगी। अनामिका जी, ये चलाकी देखो, इनकी चलाकी देखो। रैलियां करती है, आप संस्कार की बात करते हैं। देखिए, ये चोर की दाढ़ी में तिनका, ये चोर की दाढ़ी में तिनका, ये केजरीवाल चोर की दाढ़ी में तिनका पड़ जाएगा। रुक जाइए। ये केजरीवाल चोर, ये क्या चल रहा है? 1 to 1 चल रहा है क्या? आपका अकेला का इंटरव्यू चल रहा है क्या सर? आपके शांत हो जाइए, तो रुक जाइए ना। चैनल को लेकर कोई सवाल उठा रहे हैं, पहले मुझे सुनने दीजिए। बोलिए सर, क्या सवाल उठा रहे थे आप? अनामिका जी, आपके एंकर ने, आपके एंकर उस समय, आपके एंकर जो यश खुराना थे, उन्होंने सवाल पूछा कि एसवाईएल को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या विजन है। बड़ा स्पेसिफिक सवाल था। अब जब उन्होंने इसके जवाब में डॉक्टर सारिका वर्मा ने कहा कि एसवाईएल इज अ डेड इशू, इट इज अ नॉन इशू, उन्होंने दोबारा पूछा आपके एंकर ने कि क्या आप क्या कह रही हैं, क्या आप सीरियस क्यों नहीं है? वो बोली कि ये तो इशू है ही नहीं, हम तो चाहते ही नहीं कि एसवाईएल की नहर बने। इसको लेकर मैंने भी सवाल पूछा, तो सारिका वर्मा जी का यही कहना था। अगले दिन दोबारा सारिका वर्मा दोबारा प्रवक्ता बनकर, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बनकर टीवी चैनल पर आई, और हमारे प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा ने दोबारा से एसवाईएल का विषय उठाया। उन्होंने दोबारा से कहा कि इट डज नॉट कंसर्न द पीपल ऑफ हरियाणा, एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं चाहिए। यही स्टैंड केजरीवाल तो कुछ होंगे ना इनकी पार्टी में,
केजरीवाल ने भी दिल्ली के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन दफा ये स्टैंड रखा। पंजाब के अंदर रैलियों में यही कहा कि हम SOL की एक हरियाणा को नहीं लेने देंगे। अब ये किस प्रकार से बदमाशी करके चलाकी करके आगे बढ़िए। किरण चौधरी की बात कर रही है। कुमार साहब, मैंने आपको अलाउ नहीं किया। अगर आप भाजपा प्रवक्ता है आप बोलिए, अगर आप भाजपा प्रवक्ता है आप बोलिए, आप किरण चौधरी पर भी जवाब दे दीजिए। ऐसा नहीं होता। नहीं, ये नहीं है। आप बोलिए ना, आप किरण चौधरी पर आ जाइए। हो गया, आपकी बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई। इससे यही निकल कर इसका सार कुमार साहब, अरे हमारा दर्द तो है ही है। हमें SOL का पानी चाहिए और SOL के लिए अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़ेंगे। जरूरी हुआ तो अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़ेंगे। SOL का पानी हरियाणा का हक है, हमारे हक और हकूक की बात है। हम इसके लिए अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़ेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। मैं बोल रही हूँ कुमार साहब का शट डाउन कीजिए अभी। किरण चौधरी की सरकार लेके बैठे हैं। अरे ये किस प्रकार के व्यक्ति को आपने डिबेट पर बुलाया? ये कैसे लोग हैं? ये कैसे लोगों को बुलाया है? हरियाणा की जनता इन लोगों को सुनेगी क्या? किरण चौधरी की जहां तक सवाल है आपका, किरण चौधरी के भी प्रवक्ता यही है क्या? किरण चौधरी पर आ जाइए, जवाब दीजिए। अब एक मिनट। अरे आपके कहने से झूठ थोड़ी, आप तो जमानत जब्त पार्टी हो। अरे महाराज, मेरे सवाल का कोई मतलब आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? 50 बार पूछ लिया, आ जाइए ना। या कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं है। आपका सवाल किरण चौधरी को लेकर था। हाँ। जी, आपका सवाल किरण चौधरी को लेकर था। आपने ये पूछा था। किरण चौधरी जी देखिए, अपनी खुद की पार्टी में वो साइडलाइन है और मैं समझ सकता हूं उनकी वेदना को। वो खुद अपनी पार्टी के अंदर पहले पिछली जो विधानसभा थी उसमें CLP कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर थी, लेकिन इस बार उनको कोई भी स्थान नहीं मिला है। मसा से उनको तो शाम की जनता ने भेजा है विधानसभा में। तो इस प्रकार से, क्योंकि उनका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। आज खुद कृषि मंत्री जी ने कहा कि ये ट्विटर की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये केवल फेसबुक की राजनीति, फेसबुक के जरिए जिन लोग आधी अधूरी समस्याओं को जानते हैं और समझते हैं, उन विषयों को आकर विधानसभा में उठाते हैं। जब देखते हैं कि वो विषय गलत निकले तो बिना माफी मांगे फिर अगला ही ऐसा विषय उठा लेते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पिछली बार भी वो एक खाद के विषय को लेकर आई थी। आज वो बोलती हैं कि किरण चौधरी जी ने आज सदन के अंदर कहा कि लोगों को खाद नहीं मिल रहा, जबकि मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। हमने 9 मार्च 2022 का आंकड़ा दे रहा हूं। हम अब तक 10,80,000 मैट्रिक टन इस साल रबी की फसल के लिए हम खाद दे चुके हैं, जबकि पिछले साल 9 मार्च तक हम केवल 10,51,000 ही हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। यानी किसान ने केवल 10,51,000 मैट्रिक टन ही पिछले साल लिया था, जबकि पिछले 5 साल की अगर एवरेज निकालें तो वो एवरेज निकलती है, 9 मार्च तक की एवरेज है 10,22,900 मैट्रिक टन। हम 10,22,000 की बजाय 10,80,000 मैट्रिक टन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे यहाँ, जो POS है, पॉइंट ऑफ सेल्स है, वहां पर हमने ये अनिवार्य कर रखा है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड बेस्ड होता है। इसमें पारदर्शिता लाते हैं ताकि कोई एक व्यक्ति भी 5 कट्टे 10 कट्टे से अधिक ना ले पाए। जिसकी जितनी जमीन है उस जमीन के आधार पर होता है, या बंदर बांट नहीं होती। फिर भी 10,80,000 मैट्रिक टन देने के बाद, पिछले साल से 29,000 मैट्रिक टन ज्यादा देने के बाद, पिछले 5 साल से 58,000 मैट्रिक टन ज्यादा देने के बावजूद अगर किरण चौधरी जी को यह लगता है कि खाद नहीं मिल रहा, तो हमें सब स्पष्ट रूप से समझ आता उनको ये भी लगता है कि मुआवजा नहीं मिल रहा, कटी हुई है, मुआवजा नहीं मिल रहा, कोई सरोकार नहीं। उन्होंने मुआवजे को लेकर भी क्वेश्चन मुआवजे की जहां तक बात है तो हम मुआवजे की जहां तक बात है तो हमने 3912 करोड़ जो है पिछले 7.25 साल में हरियाणा के किसान को उसके खाते में डाले हैं। 3912 करोड़, जबकि ये तो 7.25 साल में 3912 करोड़ है, जबकि उससे पहले के जो 48 साल, जब से हरियाणा बना तब से 2014 तक केवल 2340 करोड़ ही केवल किसान को किसी भी माध्यम से मुआवजा दिया गया था, यानी 1.5 गुना। अब इसके अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी अगर आंकड़े को जोड़ लें, जो कि 4510 करोड़ रुपए है पिछली फसल तक का, तो यह मिलकर आंकड़ा बन जाता है पिछले 7.25 साल में 8500 करोड़ रुपए, 8500 करोड़ रुपए, जबकि
उससे पहले के 48 साल में केवल 2343 करोड़ मिला था, जो कि इससे 1/4 के करीब है। अब आप खुद आकलन कर लीजिए कि किरण चौधरी जी क्या कह रही हैं, उनकी बात में कितनी सत्यता है। मैंने आपको आंकड़ों के जरिए ठीक है, रुक जाइए। हाँ, राकेश निम्राना, इनके बाद आती हूँ मनदीप जी, आप इनको ध्यान से सुनिएगा, अब इनका जवाब आपको देना है। राकेश निम्राना, आंकड़ों के साथ बात रख रहे थे यहाँ पर प्रोफेसर साहब। सरकार ने सदन में हालांकि जवाब दिया था, फिर भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं दिखी, तो हमने यहाँ पर एक बार फिर से पूछ लिया। आप ही लोगों के सवाल थे। अभी भी आप आंकड़ों के मकड़ जाल कहेंगे या मान लेंगे कि अगर आप लोगों को पढ़ने का वक्त दिया गया था इसलिए ताकि आप कुछ सुझाव दे सके, कुछ उसमें चेंजेस करवाना है वो करवा सके, अभी भी आप लोग ये मानेंगे या यही कहेंगे कि बिना समीक्षा किए बजट लेकर आ गए? अनामिका जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा आपको कि हमने, मेरा जो क्वेश्चन था इनसे कि 100 करोड़ का एसवाइएल का पैसा इन्होंने कहाँ खर्च किया, ये बोले जी 100 करोड़ नहीं, हम तो 1000 करोड़ खर्च कर देंगे। फिर उसके बाद पूरा आपका जो हरियाणा न्यूज का चैनल है, इसको पूरे हरियाणा वासी देख रहे हैं, और हरियाणा की जिनके अंदर आज तक देश विदेशों में बैठे वो लोग देख रहे हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी डिबेट को एक लड़की जो इसका सारिका वर्मा जो नाम ले प्लीज खत्म कर दिया मैंने, अब मैं 1 सेकंड और नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये जिक्र भी हुआ ये खत्म होगा, अगर जिक्र भी हुआ तो मैं टॉपिक को यहीं पर खत्म कर दूंगी। ठीक है। हाँ। अब जो इन्होंने आंकड़ों से मुझे बताया, बस इसी तरीके से आम आदमी पार्टी को भी, हरियाणा की जनता इसी तरीके से आम आदमी पार्टी को भी खत्म कर देगी। आप मुद्दे पर आइए, क्योंकि मैं आपसे आज आप लोगों ने जो पूछ लिए, ठीक है प्रोफेसर साहब, मुझे समझ में आ गया कि अलार्मिंग सिचुएशन को आप समझ गए हैं। अभी रुक जाइए। राकेश निम्राना, केवल आज जिन मुद्दों पर आप लोगों ने बात की मुझे वहीं तक नहीं सीमित रहना है, आगे की क्या स्ट्रेटेजी है उस पर भी मुझे आने दीजिए, तो जल्दी खत्म कीजिए। बोलिए अभी। अनामिका जी, मैं अपनी बात 30 सेकंड में बात 3 मिनट लीजिए, बोलिए। आंकड़ों में इन्होंने कहा कि हमने पूरा काम कर दिया है, तो मेरा एक सीधा सा, हाँ, आंकड़ों में इन्होंने पूरा काम कर दिया है, तो मैं तो चाहूंगा कि हमारे किसान भाइयों को उस चीज का पूरा फायदा मिले। और नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सपना देखा था कि 2022 में किसानों की जो आमदन होगी वो दुगनी हो जाएगी, मैं तो चाहता हूँ कि वो सदन के भीतर किसान भाइयों की दोगुना हो जाए। क्या कह रहे हैं? सरकार झूठ बोल रही है सदन के पटल पर। ये चलिए, ये डिबेट की बात हो गई। सदन के पटल पर इससे पहले जवाब मिले थे ना आपको? सरकार झूठ बोल रही है। नहीं प्रोफेसर साहब, देखिए मेरे पास 1 मिनट है, 1 मिनट है, रुक जाइए, आ रही हूँ, रुक जाइए। विधानसभा की एक प्रिविलेज होती है। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ जल्दी। सरकार सदन के भीतर झूठ बोल रही है क्या राकेश निम्राना? देश की लोकसभा के अंदर, हाँ या ना? हाँ जी, सरकार झूठ बोल रही है क्या, हाँ या ना? नहीं प्रूव कर पाए तो जेल होगी। बोलिए ना राकेश जी, आपके सवालों पर सरकार झूठ बोल रही है क्या सदन में? हाँ जी, मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूं कि देश की लोकसभा के अंदर सबको बताया गया था कि 2022 में हम किसानों की आमदन दोगुनी करेंगे। ये बात बोलिए ना, आपने जो सवाल पूछे सर, ऐसे नहीं, आप डर क्यों रहे हैं? प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है, आपको अथॉरिटी है बोलने का। सरकार आपके सवालों का सदन के पटल पर झूठ जवाब दे रही है क्या? देखिए, मुझे अगले सवाल पर भी आना है। सदन का अपमान किया तो जेल होगी। मुझे दिखाइए, सदन का अपमान किया तो जेल होगी। सदन का अपमान तो तब भी हुआ कि जब बोला कि 2022 चलिए, जवाब ही नहीं है आपके पास, ठीक है। मतलब सरकार झूठ नहीं बोल रही है। आपके इस चुप्पी को हम समझ ले कि ठीक है, सरकार झूठ नहीं बोल रही है ना, यही ना? ठीक है, आगे का क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और 2022 उठाने है? मुझे किसानों की आमदन दुगनी दिखा दीजिए, मुझे पता लग जाएगा सरकार सच बोल रही है। कोई बात है, आगे क्या मुद्दे उठाने वाले हैं आप लोग? किन मसलों पर आप सरकार मैं 3 गुनी दिखाऊंगा, मैं 3 गुना दिखाऊंगा। रुक जाइए ना प्रभु, रुक जाइए। राकेश निम्राना, जल्दी से आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? इतना वक्त नहीं है। चलिए मनदीप बिश्नोई, फाइनल कमेंट। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की देखिए अनामिका जी, आपने एक बात कही कि कांग्रेस को समीक्षा करने का समय दिया गया है। इनकी समीक्षा करने का समय थोड़ी है, अपनी बजा रहे हैं। बिना संगठन के प्रदेश के अंदर ये जनता का ये संघर्ष। चलिए ठीक है, राकेश निम्राना फाइनल कमेंट। हो गया सर, हो गया, पैडा डाउन कीजिए। फाइनल मतलब फाइनल हो गया, 10 सेकंड का ही वक्त है। राकेश निम्राना फाइनल 10 सेकंड।
मैं सरकार को बधाई दूंगा। मैं कहूंगा कि किसानों को आप दुगनी आमदनी कर दीजिए। जो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी 34% बढ़ चुकी है उसको आप खत्म कर दीजिए। बहुत बढ़िया। कुमार साहब 10 सेकंड फाइनल कमेंट। हो गया राकेश हो गया हरियाणा के लोगों को नौकरी दे दीजिए। वहां की तैयारी रखिए। चलिए कुमार साहब 10 सेकंड फाइनल कमेंट। ऑडियो नहीं पहुंच रही है। चलिए सर आपकी क्या तैयारी रहेगी अब विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर? ये तो मान लीजिए कि विपक्ष पूरे फॉर्म में है। देखिए हरियाणा को नहीं, विपक्ष आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ माइंड है, आउट ऑफ थॉट है। अच्छा। हरियाणा को सर्वोच्च स्थान पर, देश के हर पायदान पर, हर मानक पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चले बहुत शुक्रिया आप सबको। कहाँ पहुंचाइए आप वहां तक, ये हमारी उम्मीद रहेगी। जहाँ कहीं पर भी थोड़ी बहुत कमियां दिखेंगी तो हम विपक्ष से भी उम्मीद करते हैं कि वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका वहां पर निभाएंगे और आप दोनों के प्रयासों से ये प्रदेश आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर आने के लिए, पैनल में शामिल होने के लिए। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।